Good morning, students. Welcome to all of you in the Mungnale biology classes. Myself Gunnar Mungnale. In last class, we had discussed about the light reaction and the process of light reaction. Okay, in that light reaction, we had discussed about working of different scientists who discover about how photosynthesis occur, which are the factors responsible for photosynthesis. Okay, explained by different scientists. After that, we had discussed about structure of chloroplast. Okay, then we had discussed about the photosynthetic pigments, then we had discussed about photosystems, then cyclic and non-cyclic photophosphorylation. After that we had discussed about chemi-osmotic hypothesis. So remember, डार्क रिएक्शन के अंदर और लाइट रिएक्शन के अंदर अलग अलग प्रोसेस होते हैं. चैप्टर के आप फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म देखते हो तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसमें दो पार्ट हम बना सकते हैं. पहला जो पार्ट है मैकेनिज्म का वो है लाइट रिएक्शन, सेकंड पार्ट जो है वो डार्क रिएक्शन. तो आप बोलेंगे सर लाइट रिएक्शन में क्या क्या आता है. लाइट रिएक्शन में क्या क्या आता है देखो. ओके, ग्राना से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स है वो पूरे लाइट रिएक्शन में आते हैं. तो फिर क्या क्या आता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. ये जो तीन टर्म है, these three terms are concerned with the लाइट रिएक्शन. अभी लाइट रिएक्शन पूरा हो चुका है और आपको पता है मैंने आपको बोला था लाइट रिएक्शन में आपको क्या क्या मिला. व्हाट आर यू गेन इन लाइट रिएक्शन. ओके, जो भी आपको लाइट रिएक्शन में आपको मिलता है गेन क्या है और आउटपुट क्या है. लाइट रिएक्शन में लिया क्या गया है. ओके, लाइट रिएक्शन में क्या क्या लिया गया है और क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है. पहला आपको बोलता हूँ मैं. पहला लाइट रिएक्शन में वाटर लिया गया, उसका ब्रेक डाउन हुआ और ऑक्सीजन रिलीज हुआ. एक लाइट रिएक्शन में लाइट यूज हुआ. ओके, ठीक है. बाद में लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल की जरूरत थी. ओके, क्या किसकी जरूरत थी. क्लोरोफिल की जरूरत थी लाइट रिएक्शन में. ठीक है. और लाइट रिएक्शन कहाँ होती थी, ग्राना में होती थी. और लाइट रिएक्शन में क्या बन गया, एटीपी और एनएडीपी बन गया जिसको हम असेंबली पावर बोलते हैं. ठीक है. तो ये है फिर लाइट रिएक्शन का प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन. जो भी यूटिलाइजेशन हुआ उसी के साथ कुछ प्रोडक्शन हुआ लाइट रिएक्शन में. अभी लास्ट क्लास तक मैंने आपको लाइट रिएक्शन फिनिश किया है. अभी मैं चैप्टर का सेकंड पार्ट मतलब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. और उसका हेडिंग दिया है आपके बुक में, वेयर डज एटीपी ओके एंड एनएडीपी सिंथेसिस ऑकर या यूज्ड. क्या दिया है क्वेश्चन, वेयर डज एटीपी एंड NADPH आर यूज्ड. मतलब एटीपी का और NADPH का यूज कहाँ होता है. ओके, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में एटीपी और NADPH का प्रोडक्शन हुआ था लाइट रिएक्शन में ना. एटीपी का प्रोडक्शन और NADPH का प्रोडक्शन कहाँ हुआ था, लाइट रिएक्शन में हुआ था. अभी डार्क रिएक्शन में क्या होगा, इसका यूटिलाइजेशन होगा, यूज होगा. कैसे होता है डार्क रिएक्शन में, आपको पहले ही मैंने बताया था. डार्क रिएक्शन ऑकर इन द स्ट्रोमा. डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है. और होता क्या है डार्क रिएक्शन में देखते हैं. ओके, और डार्क रिएक्शन में क्या है, अलग अलग साइकिल हम देखने वाले हैं. कैलोरी साइकिल है, C4 पाथवे है, कैम पाथवे है ना. ये अलग अलग पाथवे वो हम डिस्कस करने वाले हैं. उसी के साथ और एक रिएक्शन हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम है फोटो रिस्पायरेशन. फोटो रिस्पायरेशन जो कि C3 प्लांट में आपको ऑप्टेन होता है, मिलता है ना. ठीक है, हर एक पॉइंट हम स्टेप बाय स्टेप लेने वाले हैं. सो वेयर डज एटीपी एंड एनएडीपी यूटिलाइज. तो उसका आंसर है इट यूटिलाइज इन द डार्क रिएक्शन ना. कहाँ यूज होता है, डार्क रिएक्शन में. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन मैंने आपको पहले बोला है इट इज ऑकर ड्यूरिंग डे टाइम बट इन एब्सेंस ऑफ लाइट. डे टाइम में होती है मगर एब्सेंस ऑफ लाइट. डे टाइम में जब लाइट अवेलेबल नहीं रहता उस दौरान डार्क रिएक्शन होती है. और जब तक लाइट नहीं मिलता तब तक डार्क रिएक्शन होता है. मतलब फिर बाद में लाइट मिल गया फिर लाइट रिएक्शन और स्टार्ट होता है. सपोज एक लीफ है, ये लीफ है, लीफ के ऊपर लाइट गिर रहा है तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है ना. अगर इस लीफ के ऊपर शेड आया, ओके, कुछ टाइम के लिए शेड आया या क्लाउडी वेदर आ गया तो लीफ के ऊपर लाइट नहीं गिरा ना. इसका मतलब यहाँ पे लीफ में क्या स्टार्ट हो गया, डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो गया. और डार्क रिएक्शन के रिएक्शन स्टार्ट हो गए. ओके, तो डार्क रिएक्शन के जो रिएक्शन है तब तक चलेंगे जब तक उसके अंदर की बायोमोलिक्यूल अवेलेबल है ना.
फिर बाद में जब तक लाइट नहीं मिलती तब तक वो स्टॉप होती है, कौन, डार्क रिएक्शन। जैसे ही लाइट मिलेगी और जैसे ही लाइट मिलेगी लीफ के ऊपर गिरेगी तब और लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है। मतलब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और बोथ आर ऑकर ड्यूरिंग डे टाइम। अभी डार्क रिएक्शन का और भी एक दो नाम है, क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं स्ट्रोमा रिएक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा रिएक्शन। ओके, डार्क रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज ब्लैकमैन रिएक्शंस, डार्क रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज ब्लैकमैन रिएक्शंस, स्ट्रोमा रिएक्शंस। ओके, और मेनली इट इज आल्सो कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक फेज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज बायोसिंथेसिस। ओके, या बायोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज कौन सी थी, फोटोकेमिकल फेज कौन सी थी, लाइट रिएक्शन थी ना, लाइट रिएक्शन क्या बोलते थे हम, फोटोकेमिकल फेज। और ये कौन सी है, दिस इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बायोकेमिकल फेज मतलब दैट फेज रिक्वायर एंजाइम्स, इस फेज को लाइट की जरूरत नहीं है मगर किसकी जरूरत है, एंजाइम की जरूरत है। और द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन की भी जरूरत है ना, जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस हुए थे कौन से एटीपी एंड एनएडीपीएच, उनकी जरूरत है किसके लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। या फिर कुछ एंजाइम भी है, जैसे कि आपको पता होगा, आपको बाद में बताऊंगा मैं, रूबिस्को नाम का एंजाइम है, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नाम का एंजाइम है, वो भी लाइट के प्रेजेंट में ही एक्टिवेट होता है। इसका मतलब डार्क रिएक्शन इज नॉट अ ट्रू डार्क रिएक्शन बट इट नीड द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस, है ना, ये डार्क रिएक्शन नहीं है मगर उसको लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी जरूरत है ना। ओके, और इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैकमैन रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड एज थर्मोकेमिकल फेज बिकॉज दिस फेज रिक्वायर पर्टिकुलर टेम्परेचर। इस फेज को कंप्लीट होने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो अलग अलग साइकिल में अलग अलग है, हम देखेंगे उसके बारे में बाद में, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन जो है लाइट एटीपी एंड एनएडीपीएच, ओके, जिसका यूटिलाइजेशन होता है यहाँ पे, एटीपी का और एनएडीपीएच का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में। एंड आफ्टर यूटिलाइजेशन दैट प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट जब यूटिलाइज होते हैं वैसे एटीपी एंड एनएडीपीएच प्रोडक्ट जब यूटिलाइज होते हैं कहाँ पे, ओके, टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, मैंने बोला आपको, डार्क रिएक्शन जनरली ऑकर इन द स्ट्रोमा। ओके, स्ट्रोमा जो पार्ट है इसका क्लोरोप्लास्ट का, उसमें होता है डार्क रिएक्शन, ओके, ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड दैट रिएक्शन रिक्वायर एंजाइम्स, मैंने आपको पहले बोला है डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, एंजाइम की जरूरत है। ओके, एंड डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट बट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट। डार्क रिएक्शन के लिए डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं है मगर लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है उसकी जरूरत है, ठीक है। और कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको बोला एटीपी और एनएडीपी जो प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, डार्क रिएक्शन होने के लिए। ओके, और इट इज दिस वुड बी आल्सो वेरीफाइड एज इमीडिएट आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल, ठीक है। देखिए डार्क रिएक्शन कब होती है, जैसे ही लाइट अनअवेलेबल होती है उसी दौरान डार्क रिएक्शन स्टार्ट होती है ना। लीफ के ऊपर लाइट गिरना स्टॉप हुआ, इमीडिएटली लाइट डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ओके, फिर बाद में क्या होता है, कंटिन्यू होता है वो प्रोसेस। ओके, और बाद में स्टॉप हो जाता है कब, when light इमेट अवेलेबल, जैसे ही लाइट अवेलेबल होती है बाद में वैसे डार्क रिएक्शन क्या होता है और स्टॉप हो जाता है। ओके, और इसीलिए याद रखिए डार्क रिएक्शन जो नेम है वो मिसनोमर है। मिसनोमर तो गलत वर्ड यूज किया गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या लगता है डार्क मतलब नाइट में होता है, क्या है डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरे में ना, तो नाइट में डार्क रिएक्शन होती है ऐसा लगता है स्टूडेंट को, इसलिए ये मिसनोमर वर्ड है। एक्चुअली आपको सबको पता है प्लांट में डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है और नाइट टाइम में रिस्पिरेशन होता है। तो डार्क रिएक्शन किसका पार्ट है, डार्क रिएक्शन तो पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ना। तो माइंड में क्लिक होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन हो या डार्क रिएक्शन हो वो डे टाइम में होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है ना। फोटोसिंथेसिस कब होता है, डे टाइम में होता है। ओके, डार्क रिएक्शन आपका थ्रू केल्विन साइकिल, और फिर डार्क रिएक्शन में मैंने आपको बोला हम अलग अलग साइकिल स्टडी करने वाले हैं। उसमें से सबसे मेन साइकिल जो है जो पूरे प्लांट में मिलते हैं, पूरे फोटोट्रॉप में मिलते हैं, उसका नाम है शीतली साइकिल। उसी के साथ दूसरा साइकिल है शिफोर साइकिल जो ट्रॉपिकल प्लांट में मिलता है, और सबसे और एक अलग पाथ है दैट इज कॉल्ड एज कैम पाथ, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म नाम का एक पाथ है। क्रासुलेसी फैमिली के अंदर जो प्लांट आते हैं
डेजर्ट प्लांट जो है, सकुलेंट प्लांट जो है, वाटर कंजर्वेशन करने वाले जो प्लांट है, उसमें आपको कैम पाथवे मिलता है। कैम मतलब क्रासुलिसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथ है। ओके, नेक्स्ट केल्विन साइकिल हम देखते हैं। ओके, मैंने आपको बोला डार्क रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पाथ है उसका नाम है, ओके, साइकिल जो है उसका नाम है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल इट इज आल्सो कॉल्ड एज C3 पाथवे। केल्विन साइकिल का दूसरा नाम क्या है? C3 पाथवे भी बोलते हैं इसको। ओके, C3 क्यों बोलते हैं और केल्विन क्यों कहते हैं? केल्विन क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस पाथवे वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन, साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए इसका नाम दिया गया केल्विन साइकिल। और इसको C3 पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पाथवे में, इस साइकिल में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, साइकिल दिखाऊंगा मैं आपको, याद रखिए। C3 का मतलब कार्बन 3 कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है इस साइकिल में, इसलिए इसको नाम दिया गया है C3 पाथवे, है ना। सो एंड मेल्विन केल्विन जो है, मेल्विन केल्विन यूज व्हाट? C14 आइसोटोप। C14 नाम का क्या यूज किया? आइसोटोप का यूज किया। किसने? मेल्विन केल्विन ने। कार्बन जो हम सप्लाई करते हैं आल्गी को, and that C14 isotope they use and supply that isotope to the unicellular algae। वो आइसोटोप किसको सप्लाई किया? आल्गी को सप्लाई किया। याद रखिए उस आल्गी का नाम है क्लोरेला। व्हाट इज द नेम ऑफ द आल्गी? क्लोरेला एंड स्कैंडेस्मस। ओके, स्कैंडेस्मस, ये 2 आल्गी है यूनिसेलुलर आल्गी। ये 2 यूनिसेलुलर आल्गी को सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया? C14 आइसोटोप सप्लाई किया। और C14 आइसोटोप सप्लाई करने के बाद वो आइसोटोप कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको ट्रेस आउट किया। ओके, क्या किया? ट्रेस किया, मतलब कहाँ वो जाता है आइसोटोप, कौन से प्रोडक्ट वो बनाता है आइसोटोप, ये ट्रेस किया, स्टडी किया। किसने? मेल्विन केल्विन ने, है ना। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट एंड 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड इज आल्सो फॉर्म्ड। ओके, कंप्लीट द बायोसिंथेटिक पाथवे कॉल्ड एज केल्विन साइकिल एंड द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस इज। इस साइकिल में आपको बोला कि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। इसलिए इस साइकिल को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, या PGA भी बोलते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट है, या C3 साइकिल बोलते हैं। एंड केल्विन साइकिल ऑकर इन द ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स वेयर दे हैव C3 एंड C4 पाथवे। याद रखिए, केल्विन साइकिल जो है, C3 साइकिल जो है, C3 प्लांट में भी मिलती है और C4 प्लांट में भी मिलती है। दोनों प्लांट में, C3 प्लांट में भी और C4 प्लांट में भी C3 पाथवे आपको मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, अभी इस साइकिल में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? ये जो साइकिल है ना, इसमें मैंने आपको बोला रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं, आल्गी को सप्लाई किया आइसोटोप। ओके, आल्गी को बाद में किल किया जाता है और उसके अंदर के केमिकल हम फाइंड आउट करते हैं, कौन से केमिकल ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी साइकिल हम अगर स्टार्ट करेंगे तो इस साइकिल में आप देख सकते हो, ओके, हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2? व्हाट द मीनिंग इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। अगर आप साइकिल देखोगे तो साइकिल में आप देख सकते हो, ये पहला जो है प्रोडक्ट जो CO2 एक्सेप्ट करने वाला है उसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इस साइकिल में CO2 एक्सेप्ट करने वाला जो पहला कंपाउंड है, प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग C3 साइकिल इज 5 कार्बन कीटो शुगर, दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये क्या है? 5 कार्बन कीटो शुगर है। तो ये क्या करता है फिर? दिस राइबोलोज बिसफॉस्फेट दैट इज 5 कार्बन कीटो शुगर हैज एफिनिटी, ओके, हैज कैपेसिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है फिर? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा ओपन रहते हैं डे टाइम में, और उसकी वजह से CO2 आता है और वो CO2 आके इसके साथ बाइंड होता है, किसके साथ? RUPP के साथ। और बाइंड होने के बाद जो पहला प्रोडक्ट बनता है, ओके, वो कौन बनता है? 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, 3PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, और फिर ये साइकिल स्टार्ट हो गया। ये साइकिल अभी स्टार्ट हो गई। ओके, हमारा हेडिंग क्या था? हु इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ओके, पहले क्या हुआ, साइंटिस्ट को ऐसा लगा
कि पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है 3 कार्बन का है ना, तो इसलिए साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि जो CO2 एक्सेप्टर है वो 2 कार्बन का होगा। किसी को भी लगना पॉसिबल है ना, क्यों? क्योंकि ये कितना बन रहा है 3 कार्बन का है और इधर का एक्स आ रहा है, मतलब जो इनिशियल CO2 एक्सेप्टर है वो 2 कार्बन का होगा ऐसा लगा, मगर वो रियल था क्या? नहीं था। ओके, तो कौन था फिर CO2 एक्सेप्ट करने वाला? कौन था? 5 कार्बन वाला कंपाउंड था, उसका नाम है क्या? राइबोलोज। 5 कार्बन कंपाउंड इज ओके व्हाट कीटो शुगर दैट राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ओके, CO2 फिक्सिंग करने के बाद, और याद रखिए यहाँ पे CO2 फिक्स करते टाइम एक एंजाइम यूज होता है, उसका नाम है रूबिस्को। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम्स? रूबिस्को। व्हाट इज रूबिस्को? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बहुत बार नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट के एग्जाम में बहुत टाइम मेनी टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ओके, ये एंजाइम है। ओके, उसी को हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज। इस रूबिस्को को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? RUBP कार्बोक्सिलेज। अभी आपको तो पता होगा व्हाट द मीनिंग ऑफ कार्बोक्सिलेज? एंजाइम यूज्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेज ना। जहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 फिक्स होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलेशन, और उसके लिए यूज होने वाला एंजाइम्स RUBP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि वो RUBP का क्या कर रहा है? RUBP का कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। ओके, मतलब RUBP के अंदर CO2 ऐड कर रहा है ना। ओके, कौन एंजाइम्स? ओके, एंड दैट इज रूबिस्को इज द abundant protein in the biosphere। abundant protein, क्योंकि आपको पता है ऑल द एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन ना। एंजाइम क्या है? बेसिकली प्रोटीन है, तो रूबिस्को क्या है? ये प्रोटीन है, एंड दैट इज द abundant protein in the world, abundant protein in the biosphere, abundant protein in the plant world। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आपको आंसर याद करना चाहिए। रूबिस्को जो है ओके दैट इज एंजाइम, abundant एंजाइम ऑन द अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा एंजाइम है। अर्थ के ऊपर कहा गया तो आंसर वही है, बायोस्फीयर में कहा गया उसका आंसर वही है, प्लांट वर्ल्ड में कहा गया तो उसका आंसर वही है, मगर एनिमल वर्ल्ड में कहा गया तो वो है उसका आंसर है कोलेजिन। abundant protein in the animal world अगर पूछा गया तो उसका आंसर है कोलेजिन, और अर्थ के ऊपर पूछा गया, बायोस्फीयर में पूछा गया, प्लांट के अंदर पूछा गया तो उसका आंसर रहेगा रूबिस्को। ओके, abundant protein, abundant enzymes characterized by fact that active site। और याद रखिए ये जो रूबिस्को एंजाइम है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये जो रूबिस्को एंजाइम है that रूबिस्को एंजाइम हैज affinity to bind with। ओके, ये जो है कॉम्पिटिटिव बाइंड करता है किसके साथ? CO2 के साथ और O2 के साथ ना। रूबिस्को हैज affinity to combine with CO2 as well as O2, मतलब वो कैसा है फिर? कॉम्पिटिटिव एंजाइम है, कॉम्पिटिटिव साइट है इसके साथ, मतलब एफिनिटी जो है अगर याद रखिए CO2 का कॉन्सेंट्रेशन O2 से ज्यादा है तो ये क्या बोल के काम करेगा? RUBP कार्बोक्सिलेज। ओके, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये क्या करेगा? RUBP कार्बोक्सिलेज बोल के काम करेगा, और क्या होगा? यहाँ पे साइकिल होगी आपकी C3 साइकिल होगी ना। अगर CO2 फिक्स हुआ रूबिस्को की वजह से तो कौन सी साइकिल होगी? C3 साइकिल होगी। और अगर उसी दौरान अगर CO2 कम हुआ और O2 ज्यादा हुआ, CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर एटमॉस्फेयर में कम होता है तो ये एंजाइम क्या करता है? O2 लेता है, और जब ये O2 लेता है तो यहाँ पे साइकिल होती है कौन सी? फोटो रिस्पायरेशन। कौन सी साइकिल होती है? फोटो रिस्पायरेशन। दैट मींस रूबिस्को जो है उसके 2 कॉम्पिटिटिव साइट है ना। ओके, क्या? रूबिस्को एंजाइम जो है CO2 एंड O2। ओके, एक्टिव साइट जो है इसके एक्टिव बाइंड साइट जो है, आपको पता है एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट रहते हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है। ओके, तो रूबिस्को क्या है? एंजाइम है, और CO2 एंड O2 क्या है? सबस्ट्रेट है ना। तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जब बाइंड होता है तो उसके साथ एक्टिव साइट 2 है, एक तो CO2 बाइंड हो सकता है या फिर O2 बाइंड हो सकता है। अगर CO2 बाइंड हुआ तो क्या बोलोगे आप? RUBP कार्बोक्सिलेज। CO2 बाइंड हुआ तो क्या बोलते हैं?
RuBp कार्बोक्सिलेज और O2 बाइंड हुआ तो क्या बोलोगे RuBp ऑक्सीजनेज। ओके, मगर दोनों को कॉमनली हम कह सकते हैं, दोनों का हम कॉमनली बोल सकते हैं रुबिस्को। रुबिस्को में मीनिंग क्या होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है। केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन करेगा और फोटोरेस्पिरेशन में ऑक्सीजनेशन करेगा, ये दोनों के लिए ये यूज होता है। ओके, दैट इन डिटरमाइन व्हिच इज two will be found in enzymes, and before that scientists discovered 5 carbon keto sugar primary acceptor was believed to be first product is C3 cycle is 2 carbon compound, है ना। साइकिल डिस्कवर करने के पहले साइंटिस्ट को बिलीव ऐसा हुआ था, मतलब लगा था ऐसा कि 3 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करने के लिए पहला तो CO2 एक्सेप्टर है वो 2 कार्बन का कंपाउंड होगा ऐसा लगा था, मगर वो रियल नहीं है, रॉन्ग है ना। ठीक है, ओके। उसके बाद अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या क्रोमेटोग्राफी नाम की एक मेथड है यूज्ड टू सेपरेट इंटरमीडिएट्स। देखिए, अगर आपने C14 आइसोटोप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अल्गी के अंदर इंट्रोड्यूस किया, तो अल्गी के अंदर वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो आपको देखना है। इसलिए फिर आपको एक मेथड यूज करनी पड़ती है सेपरेशन करने के लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है इस साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले उसको सेपरेट करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी यूज्ड टू सेपरेट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। क्रोमेटोग्राफी ऐसी मेथड है जो क्या करती है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को सेपरेट करती है, मतलब साइकिल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं ना वो पूरे प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। कौन सी साइकिल? क्रोमेटोग्राफी साइकिल बोलते हैं हम उसको, या क्रोमेटोग्राफी मेथड बोलते हैं। और दूसरा जो है रेडियोएटोग्राफी। ओके, व्हाट इज रेडियोएटोग्राफी? रेडियोएटोग्राफी यूज्ड टू फाइंड आउट द कंपाउंड विद C14CO2। रेडियोएटोग्राफी जो है ये ऐसी मेथड है कि जो फाइंड आउट करती है किसको? C14CO2, मतलब CO2 के साथ C14 कहाँ है वो फाइंड आउट करता है। कौन? रेडियोग्राफी। ये मेथड ऐसी है जिसको हम रेडियो ऑटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो ऑटोग्राफी इज द मेथड टू फाइंड आउट द C14 in the CO2, find out the compound with C14CO2। क्योंकि जब साइकिल होने वाली है तो पहले C14 इसमें जाएगा, बाद में और कंपाउंड में जाएगा, मतलब अलग अलग कंपाउंड में ये C14 इन्वॉल्व होगा, तो वो C14 कहाँ जा रहा है और वो कौन से फॉर्म में मिल रहा है वो देखने के लिए जो मेथड यूज किया जाती है उसका नाम है रेडियो ऑटोग्राफी, जो C14 को ट्रेस करती है। और क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है वो सिंपली बायोमोलिक्यूल सेपरेट करती है क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल। स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है, ये हो गया रुबिस्को के बारे में इंफॉर्मेशन, कैसे वो काम करता है, किस तरीके से उसका वर्क होता है, मैंने आपको बता दिया। अभी केल्विन साइकिल के अंदर होने वाले स्टेजेस। ओके, वैसे बेसिकली 4 स्टेजेस रहते हैं, मगर आपके एनसीईआरटी बुक में इसके 3 स्टेजेस दिए हैं। इसके केल्विन साइकिल के 3 स्टेजेस दिए हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ केल्विन साइकिल इज नंबर 1 इज कार्बोक्सिलेशन। बहुत सिंपल है, कार्बोक्सिलेशन आपके सामने मैंने डायग्राम निकाली है, वो देखिए यहाँ पे जो RuBp के अंदर CO2 ऐड होता है तो पहला स्टेप कंप्लीट होता है, उसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट इज द कार्बोक्सिलेशन ना। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना। ठीक है, बाद में सेकंड स्टेप जो है नंबर 2, दैट इज रिडक्शन। सेकंड स्टेप का नाम क्या है? रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, याद रखिए यहाँ पे वैसे आप देख सकते हो RuBp के साथ CO2 ऐड होने के बाद ओके पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो है 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ओरली। RuBp के साथ CO2 ऐड होने के बाद 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है, उसका नाम है अनस्टेबल कंपाउंड। वो बाद में इमीडिएटली ब्रेक होता है और फिर क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? PGA के। ध्यान रखिए मैं जो सर्कल में दिखा रहा हूँ दैट इज द मॉलिक्यूल नंबर। वो मॉलिक्यूल का नंबर है। तो RuBp के कितने मॉलिक्यूल थे? 1 थे ना। RuBp का कितना मॉलिक्यूल था? 1 था, और एक इधर से आ गया, मतलब 5 कार्बन प्लस और 1 कार्बन, कितना बन गया? 6 कार्बन। तो आप बता सकते हो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन ना।
है ना, बैलेंस हुआ कि नहीं? ये क्या हुआ, 5 कार्बन और 1 कार्बन, 6 कार्बन हुआ ना। तो 6 कार्बन में कितना चाहिए, 1 मॉलिक्यूल था, तो 3 कार्बन कितने बन गए, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। सो 2 मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ईच केल्विन साइकिल बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैं साइकिल बता रहा हूँ ना, सिंगल केल्विन साइकिल बता रहा हूँ मैं पहले, फिर बाद में 6 केल्विन साइकिल बताऊंगा, क्योंकि आपको समझने के लिए इजी होगा वो। ओके, एनसीईआरटी बुक में वैसे दिया है, सिंगल केल्विन साइकिल पहले बताइए और बाद में कैलकुलेशन करने के लिए हम 6 केल्विन साइकिल कैसे होते हैं बताएंगे, ठीक है। तो पहले याद रखिए, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है जिसमें 5 कार्बन के साथ 1 कार्बन ऐड हुआ तो 6 कार्बन बनता है, और वो 6 कार्बन कंपाउंड जो है ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है। ओके, क्योंकि उसी दौरान वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और वो ब्रेक करता है किसको, 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड को, और ब्रेक होने के बाद 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, 3 के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, है ना। फिक्सेशन ऑफ CO2 स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं PGA। दिस इज द फर्स्ट stable organic compound formed in Calvin cycle, and that is 3 carbon compound, and that's why this cycle is called as C3 cycle। इसे ये साइकिल क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं, किसको, Calvin साइकिल को बोलते हैं। ओके, एंड यूटिलाइज फॉर प्रोसेशन ऑफ व्हाट RUBP, एंड रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, मैंने आपको पहले ही बोला है। ओके, Calvin साइकिल में जो एंजाइम यूज होता है, जो कार्बोक्सिलेशन को वर्क करने के लिए हेल्प करता है, किसके लिए, केल्विन साइकिल के लिए जो एंजाइम यूज होता है CO2 फिक्सेशन करने के लिए, उसका नाम है रूबिस्को, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ओके, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, 3 PGA। आप बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल ठीक है सर, 2 मॉलिक्यूल ठीक है, आपको समझ में आया, 6 कार्बन का 3 कार्बन बनने के लिए वो डिवाइड होगा ना, ब्रेक होगा ना। मगर व्हाट इज अबाउट 3 PGA? 3 PGA क्या है, याद रखिए, 3 PGA में आपको पता होगा कितने कार्बन रहते हैं, 3 कार्बन रहते हैं ना PGA में। PGA में कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 कार्बन में से 3rd कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच होता है, इसीलिए उसको कहते हैं 3 PGA। समझ आ रहा है ना, PGA में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में से 3rd कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच होता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है 3 PGA। और इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना, किसके, PGA के, कहां पे, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन तो बहुत इजी है, सेकंड रिएक्शन का नाम है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। कैसे होता है हाइड्रोजन ऐड, ओके, इन दिस रिएक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, याद रखिए, इसमें क्या होता है, पहले 3 PGA से क्या बनता है, 1,3 डाइपीजीए बनता है ना। ओके, क्या बनता है, 3 PGA से 1,3 डाइपीजीए बनता है, 1,3 डाइपीजीए बनता है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, और फिर बाद में क्या बनता है, 3 पागल फॉस्फोग्लिसराइड ना, उसको हम बोलते हैं ट्रायोज। 3 पागल का मतलब 3 कार्बन का है। ओके, ट्रायोज कंपाउंड बनता है 3 कार्बन का। ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन के बाद ट्रायोज फॉस्फेट बनता है ना। कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, और जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन के बाद क्या होता है, ट्रायोज फॉस्फेट बनता है। ट्रायोज का मतलब क्या है, ट्रायोज का मतलब क्या है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। ओके, सो ये फिर इसके कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स, इसके कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये PGA क्या करता है, PGL में के कुछ मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसिस करते हैं, किसका, शुगर का। सम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ PGL हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर फॉर्म करते हैं नीचे। ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, शुगर बोल सकते हैं, ग्लूकोज बोल सकते हैं, स्टार्च बोल सकते हैं। तो ये शुगर प्रोड्यूस होता है नीचे। ओके, तो ये आपका जो सेकंड स्टेप हो गया, वो होगा रिडक्शन। क्या होगा रिडक्शन में, हाइड्रोजन ऐड होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ तो हम हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पे तो हमको दिख रहा नहीं है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या होता है, याद रखो। ओके, पहला जो है 3 PGA का 1,3 डाइपीजीए होने के लिए 12 या 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज होते हैं, कन्वर्शन टू 2 ADP। मतलब आपको पता है ये 2 ATP कहाँ से आया, दिस 2 ATP आ रहा है फ्रॉम द लाइट रिएक्शन ना। ये जो 2 ATP आया ना, वो कहाँ से आया, लाइट रिएक्शन से आया, याद आ रहा है। लाइट रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपको बोला था मैंने, ATP प्रोडक्शन होता है, तो ये 2 ATP यूज होते हैं। तो आपको पता होगा जब ATP यूज होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन कहते हैं।
तो 3PGA का क्या हुआ, 3PGA का फॉस्फोरिलेशन हुआ और क्या बन गया, 1,3-DiPGA बन गया। और 1,3-DiPGA में क्या ऐड हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 यूज होते हैं ना, ये भी क्या है, एसिड पावर है ना। ओके, तो 2 ATP यूज हुए और 2 NADP यूज हुए। ओके, और क्या बन गया फिर, 2 NADP बन गया ना। मैं आपको पहले बताया था, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं जो आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, किसका डिस्कशन कर रहा हूँ, 1 साइकिल का डिस्कशन कर रहा हूँ, 1 साइकिल का डिस्कशन कर रहा हूँ। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये एक साइकिल में क्या क्या होता है ये बता रहा हूँ। ओके, एक साइकिल मतलब 1 CO2, एक साइकिल मतलब क्या है, 1 CO2। ओके, एक साइकिल में CO2 कितने यूज होते हैं, एक। और अगर 1 CO2 फिक्स होता है तो ये पूरा रिएक्शन ऐसे होता है ना। तो रिडक्शन खत्म हुआ, रिडक्शन में क्या हुआ फिर सेकंड फेज में, ओके, यूज हुआ क्या, NADPH, और क्या हुआ, ग्लूकोज सिंथेसिस हुआ। क्या हुआ, ग्लूकोज सिंथेसिस हुआ। ओके, कहाँ पे, रिडक्शन फेज में। सेकंड फेज जो है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, ट्राइस फॉस्फेट बोलते हैं। सुक्रोज और स्टार्च बनते हैं ना, सुक्रोज, शुगर मतलब कौन सी बन गई शुगर, एक तो सुक्रोज बनेगा या फिर स्टार्च बनेगा। ठीक है, आप पहले तो ग्लूकोज बनता है, फिर बाद में सुक्रोज या स्टार्च फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिडक्शन देखिए, कंटिन्यू अनइंटरप्टेड रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। रिडक्शन में क्या क्या होता है देखो, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, स्टेप इनवॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 NADPH2। देखिए रिडक्शन में क्या क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूटिलाइज होते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH यूटिलाइज होते हैं ना। ओके, दो एसिमिलेटरी पावर यूज होते हैं यहाँ पे रिडक्शन फेज में। एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स एंड फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं। अगर एक CO2 है तो ये है, एक CO2 है तो ये होता है ना। अगर यहाँ पे अगर 6 साइकिल होती है, ये साइकिल की जगह पे, एक साइकिल की जगह पे अगर 6 साइकिल होते तो क्या होगा, 6 CO2 होते ना, 6 CO2 होते। और अगर 6 CO2 होते तो उस क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट भी बनेगा ना, उसके कंपैरिजन बढ़ेंगे, 6 टाइम बढ़ेंगे, 6 टाइम जो भी हो 6 टाइम बढ़ेंगे। मगर मैंने आपको बोला एक साइकिल के 1 CO2, 6 साइकिल के लिए 6 CO2, एक साइकिल के लिए 2 ATP, 6 साइकिल के लिए 12 ATP, एक साइकिल के लिए 2 NADPH, 6 साइकिल के लिए 12 NADPH। जो भी होगा 6 टाइम बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम, उसका इशू नहीं है। ओके, जो भी होगा 6 टाइम बढ़ेगा। ओके, सो 6 केल्विन साइकिल अगर होते हैं, 6 केल्विन साइकिल होते हैं रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द पाथवे। याद रखिए फिर फॉर 1 मॉलिक्यूल सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ओके, मैंने आपको बोला शुगर में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ग्लूकोज बनने के लिए केल्विन साइकिल कितने टर्न होने चाहिए, 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल लगते हैं, तभी क्या बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है ना। ठीक है, और रिडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट ग्लाइकोलिक रिवर्सल। याद रखिए, इसमें इसको कहते हैं रिडक्शन और इसको कहते हैं सिंथेसिस। रिडक्शन एंड सिंथेसिस, ये जो दो फेस है उसी को हम बोल सकते हैं रिवर्सल ग्लाइकोलाइसिस। आप बोलेंगे ये क्या मैटर है सर, रिवर्सल ग्लाइकोलाइसिस। फोटोसिंथेसिस चैप्टर के बाद आप रिस्पिरेशन चैप्टर स्टडी करने वाले हो, उस रिस्पिरेशन चैप्टर में ग्लाइकोलाइसिस टर्म है, उस ग्लाइकोलाइसिस में आप पढ़ने वाले हो कि ग्लूकोज से ऐसे ऊपर प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब ग्लूकोज से क्या बनता है, PGL बनता है, PGL से 1,3-DiPGA बनता है, 1,3-DiPGA बनता है। ऐसा होता है कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस में होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसको बोलते हैं रिडक्शन और सिंथेसिस। ये दोनों को मिलाकर क्या कर सकते हैं हम, रिवर्सल ग्लाइकोलाइटिक ओके पाथ। रिवर्सल ग्लाइकोलाइटिक पाथ मतलब ग्लाइकोलाइसिस से उल्टा होता है। ओके, दो फेज कौन से रिडक्शन और सिंथेसिस मिला के इन दोनों को बोलते हैं हम लोग रिवर्सल ग्लाइकोलाइसिस। और लास्ट में रीजनरेशन जो फेज है, रीजनरेशन उसमें क्या हो रहा है, फॉर साइकिल कंटिन्यू अनइंटरप्टेड CO2 रीजनरेशन होता है। इस साइकिल में क्या होता है, फिर रीजनरेशन फेज स्टार्ट होने के बाद ओके, ये थर्ड फेज है कौन सी, रीजनरेशन। उसमें मैंने आपको बोला कुछ मॉलिक्यूल जो है इसमें से रीजनरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और CO2 एक्सेप्टर जो है आपका REP रीजनरेट होता है। और यहाँ पे आवाज याद रखिए, ये जो रीजनरेशन होता है उसी दौरान ATP यूज होता है ना, और कन्वर्शन किसमें करता है, EDP में। ओके, EDP का कन्वर्शन किसमें हुआ, EDP यूज हुआ ना। तो याद रखिए
यहाँ पे कितने एटीपी यूज हुए थे 2, यहाँ पे कितने हुआ 1, मतलब टोटल कितने एटीपी यूज हुए अभी तक 3 ना, राइट। उसका चार्ट मैं आपको दूंगा। यहाँ पे 2 एटीपी यूज हुए और यहाँ पे रीजनरेशन में कितने एटीपी यूज हुए, ओके 1 एटीपी यूटिलाइज हुआ। ओके, क्रूशियल स्टेप इन द रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी फॉस्फोरिलेशन टू फॉर्म आरयूपीपी एंड मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर, है ना। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल की जरूरत है। तो आपको मैं तीसरा स्टेप मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब री मतलब रिपीट एंड जनरेशन मतलब फॉर्मेशन। जो आरयूपीपी स्टार्टिंग में यूज हुआ था शॉर्ट एक्सेप्टर बोल के, उसका रीजनरेशन होता है। इसका मतलब ये साइक्लिक पाथवे है ना, केल्विन साइकिल कौन सी पाथवे है, साइक्लिक पाथवे है, जिसमें क्या होता है एक साइकिल में और 6 साइकिल में क्या होता है देखते हैं। ओके, इन एंड आउट, ओके 1 साइकिल एंड 6 साइकिल, ठीक है, इन एंड आउट। तो यहाँ पे मैं आपको इन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको आउट दे रहा हूँ, और ये है 1 साइकिल। ये किसका पाथवे है, 1 साइकिल में ऐसे होता है और 6 साइकिल में क्या होता है, ठीक है, इन एंड आउट। ओके, ये आपको मैं 1 साइकिल में दे रहा हूँ, 1 साइकिल में, और ये 6 साइकिल में क्या होता है देखते हैं। ओके, 1 साइकिल में क्या होता है फिर, ओके इन क्या हुआ, ओके 1 साइकिल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ देखो, इन मतलब क्या हुआ, इन में क्या हुआ 6 CO2 यूज हुए, 6 CO2 यूज, तो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, है ना। साइकिल में एक साइकिल और 6 साइकिल बाद में देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे 6 CO2 यूज हुए तो ग्लूकोज बन गया। बाद में 18 ATP यूज हुए, 18 ATP यूज हुए, उसका क्या बन गया 18 ADP बन गया, 18 ADP बन गया। ओके, बाद में 12 NADPH यूज हुए तो उसका क्या बन गया 12 NADP बन गया, ठीक है। CO2 6 यूज हुए थे। ओके, ये सब कहाँ हुआ था, ये सब हुआ था 6 साइकिल में ना, ये सब कहाँ हुआ था 6 साइकिल में। तो 1 साइकिल में क्या हुआ फिर, ये 6 साइकिल में ऐसा हुआ था, तो 1 साइकिल में क्या हुआ था, 1 साइकिल में आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, 1 साइकिल में क्या हुआ था, ओके इन एंड आउट। तो यहाँ पे 1 साइकिल में क्या हुआ था, 6 साइकिल में 6 CO2, 1 साइकिल में 1 CO2, 6 साइकिल में 18 ATP, 1 साइकिल में 3 ATP, ओके, और 6 साइकिल में 12 NADPH2, 1 साइकिल में 2 NADPH2 ना, फिनिश हो गया। तो ये होता है कैलकुलेशन 1 साइकिल का, ये होता है 6 साइकिल का, और 6 साइकिल होने के बाद ये आपको आउटपुट मिलता है, मतलब प्रोडक्ट मिलता है ना, दिस इज आउटपुट प्रोडक्ट। और ये 1 साइकिल और ये 6 साइकिल, मतलब एक प्रॉब्लम आपको आ गया केल्विन साइकिल के ऊपर, एटीपी कैलकुलेशन के ऊपर, तो आप इसके लिए ये आप मतलब टेबल यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, इस टेबल से आप पहचान सकते हो क्या कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, ठीक है। और फॉस्फोरिलेशन एंड 6 केल्विन साइकिल रिक्वायर, 6 केल्विन साइकिल के लिए 18 ATP एंड 12 NADPH2 are required ना, ओके, एंड CO2 molecule every केल्विन साइकिल ATP एंड 2 molecule, और ये 1 CO2 के लिए क्या चाहिए फिर, 1 CO2 के लिए क्या चाहिए, 1 CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADP चाहिए ना। क्वेश्चन पे सब पूछते हैं, उसके ऊपर आपका आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपको केल्विन साइकिल में अगर 1 CO2 यूज हुआ तो क्या होता है, तो 3 ATP और 2 NADPH ना, और 6 CO2 यूज हुए तो 6 CO2 यूज होते ये मिलेगा, और अगर 6 केल्विन साइकिल यूज हुए तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन आपको मिलेगा ना। सो एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंट्री केल्विन साइकिल ATP, ओके, तो आपको बताया मैंने ये, ठीक है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपको मिलता है ATP NADPH। ये जो ATP और NADPH आ रहा है ना, ये ATP और NADPH आ रहा है, वो कहाँ से आता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपको मिलता है। नोट डाउन, रूबिस्को एंड मेनी एंजाइम्स इन द केल्विन साइकिल रिक्वायर लाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट दे रहा हूं, रूबिस्को और बाकी के जो एंजाइम्स है केल्विन साइकिल में यूज होने वाले, उनको लाइट की जरूरत है। मतलब केल्विन साइकिल को लाइट की जरूरत नहीं है, मगर उसके अंदर यूज होने वाले जो एंजाइम्स है उनको लाइट की जरूरत है। ओके, ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और ये हो गया इसका कैलकुलेशन, दिस इज अबाउट अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, रीजनरेशन। अब थोड़ा डिटेल में आपको मैं देता हूँ। डिटेल में मैं आपको बताया 5 कार्बन में 1 कार्बन यूज होता है, अगर 1 कार्बन यूज हुआ तो 1 साइकिल ना। अगर मैंने यहाँ पे 6 कार्बन दिए तो 6 CO2 ना,
कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एक साइकिल में एक CO2, 6 साइकिल में 6 CO2 होते हैं ना। ओके, तो क्या बन गया फिर 3 PGA बन गया। इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके कितने मॉलिक्यूल बन गए, पहले आपको बोला था मैंने 2, अभी कितने बनेंगे 12। अगर यहाँ पे 1 है तो वहां पे 2 बनेंगे। अगर यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है तो वहां पे कितने बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे ना। RUBP कितने थे, अगर 6 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे मतलब कंपैरिजन बता रहा हूँ, यहाँ पे 6 हुए तो वहाँ पे 12 मॉलिक्यूल हो गए। बाद में इसके भी कितने हो गए, मैंने आपको बोला था यहाँ पे 2 होते थे तो अभी यहाँ पे 12 बन गए। इसके भी अभी 2 होते तो इसके 12 बन गए। अभी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं। CO2 फिक्स होने के बाद 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, वो ब्रेक होता है, 3 PGA बनता है, ये क्लियर है। 3 PGA का 1 3 डाई PGA होता है, 3 पागल होता है, ये भी तय है, फिक्स है। अभी क्या होता है देखो, ये जो 3 PGL है वो आइसोमराइज करता है किसके साथ, DHAP के साथ। 3 PGAl आइसोमराइज विद DHAP। व्हाट इज DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का है ना। DHAP के साथ 3 पागल का आइसोमराइज होता है, मतलब आउट ऑफ 12 मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल में से आउट ऑफ 12 मॉलिक्यूल जो है, ओके, 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, मतलब शुगर प्रोड्यूस करते हैं ना। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, शुगर। ओके, 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल शुगर प्रोड्यूस करते हैं। कैसे शुगर, इसका और इसका कॉम्बिनेशन होता है और बाद में बनता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ओके, बाद में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फाइनली क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। याद रखिए, फाइनली ग्लूकोज बनता है। और याद रखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनने के लिए क्या चाहिए, 6 केल्विन साइकिल चाहिए ना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिंथेसिस फेज। यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं ना। ठीक है, मैंने आपको बोला 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल ने क्या प्रोड्यूस किया, ग्लूकोज प्रोड्यूस किया। आप बोलेंगे कैसे सर, ओके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन ना। इसके कितने मॉलिक्यूल थे, सिंथेसिस फेज में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए, 12 में से 2 ना। तो 2 मॉलिक्यूल जो है 3 कार्बन के थे, उसका कितना बन गया, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन गया, और उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ तो आपका केल्विन साइकिल का पर्पस फुलफिल हुआ। ठीक है, अभी कौन सी फेज हो गई, ये हो गया कार्बोक्सिलेशन क्लियर, ये हो गया रिडक्शन क्लियर। अभी रहेगा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है देखो, पहले बनती है शुगर, इरिथ्रोज, कितने कार्बन के, 4 कार्बन की। बाद में बनते हैं सूडोहेप्टिलोज, ओके, कितने कार्बन की, 7 कार्बन की। ठीक है, इरिथ्रोज 4 कार्बन, सूडोहेप्टिलोज 7 कार्बन बनती है। ओके, बाद में क्या बनती है, RUMP, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। और राइबोलोज मोनोफॉस्फेट में और ATP ऐड होता है। याद रखिए, मैं और बोल रहा हूं आपको, रीजनरेशन फेज में एक साइकिल के लिए 1 ATP और 6 साइकिल के लिए 6 ATP। 6 साइकिल के लिए 6 ATP यूज होते हैं। और फिर RUMP का क्या होता है, RUBP होता है, और फाइनली RUBP रीजनरेट होता है। और ये हो गया कैलकुलेशन किसका, ATP का। ठीक है, जितना डिटेल में NCERT की बुक में दिया नहीं, बहुत सिंपल दिया NCERT में, मगर आप जितना डिटेल में करोगे उतना आपको MCQ सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो ये साइकिल और इसके साथ ये टेबल में आप याद रखिए। एक साइकिल के लिए पहले मैं बताया था, जब मैंने शुरुआत में साइकिल आपको एक्सप्लेन की थी, तब मैंने पूरा आपको एक साइकिल के लिए बताया था। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया साइकिल, वो 6 साइकिल के लिए बताया है। अगर 6 साइकिल कंप्लीट होते हैं तो फिर 6 CO2 यूज होते हैं, 18 NADPH और 12 NADPH यूज होता है। सॉरी, 6 CO2, 18 ATP एंड 12 NADPH यूज होता है। अगर आपको इसका प्रोपोर्शन पूछा गया, एग्जाम में प्रोपोर्शन पूछा गया, तो प्रोपोर्शन क्या रहेगा, 1:3:2 रहेगा ना। 1:3:2 रहेगा। प्रोपोर्शन पूछा गया तो ये प्रोपोर्शन रहेगा। और फाइनली आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। सो दिस इज अबाउट केल्विन साइकिल गिवन बाय मेल्विन केल्विन। ओके, और इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। ओके, और कुछ आपको डिफिकल्टी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, यूट्यूब जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिटेल में आपको मैंने पूरा बता दिया, NCERT के साथ, स्टेट बोर्ड के साथ। ओके, एक्स्ट्रा भी आपको बहुत कुछ पॉइंट मैंने आपको इसमें कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और आपको उसका
बेनिफिट ज़्यादा होगा एग्जाम के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। P produced by the movement of electrons are used in the Calvin cycle. So far you learned that light reaction results in the formation of ATP, NADPH and oxygen molecules. Now let's see how plants utilize these molecules to prepare food through the Calvin cycle. Oxygen released during photosynthesis is released into the atmosphere through stomata present on the leaves, while the ATP and NADPH molecules are used in the synthesis of carbohydrate from carbon dioxide and water. This phase is called the biosynthetic phase, as it involves the production of food. It is also called dark reaction. Dark reaction takes place in the stroma of chloroplast and is not dependent on light. Dark reaction, as its name suggests, does not necessarily take place in the dark, but takes place both in light and dark. Until the products of light reaction, ATP and NADPH, are exhausted. The American scientist Melvin Calvin used radioactive carbon-14 in algal photosynthesis and discovered that the first stable product formed in the biosynthetic pathway is a 3-carbon compound, 3-phosphoglycerate. However, only some plants showed 3-phosphoglycerate as the first product of carbon fixation, while others showed the formation of a 4-carbon organic acid, oxaloacetic acid. Plants that showed 3-phosphoglycerate as the first product of carbon fixation were called C3 plants, and the pathway was called the C3 pathway. Plants that showed oxaloacetic acid as the first product of carbon fixation were called C4 plants, and the process of carbon fixation was called the C4 pathway. Melvin Calvin, James Bassam, and Andrew Benson worked out all the biochemical reactions of the C3 cycle. The C3 pathway was named after Melvin Calvin as the Calvin cycle. The Calvin cycle has 3 stages: carboxylation, reduction, and regeneration. In carboxylation, a 5-carbon molecule, ribulose 1,5-bisphosphate, accepts a carbon dioxide molecule to form an intermediate 6-carbon molecule, which then splits to form 2 molecules of 3-phosphoglycerate. This reaction is catalyzed by RUBP carboxylase. Ribulose bisphosphate carboxylase also exhibits oxygenation activity. Hence, it is called ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, or simply Rubisco. This phase is called carboxylation because a carbon dioxide molecule is added. In the reduction stage, a series of reactions leads to the formation of triose phosphates, which act as precursors to glucose and other sugars. At first, 2 molecules of 3-phosphoglycerate is phosphorylated to 2 molecules of 1,3-bisphosphoglycerate by utilizing 2 molecules of ATP in the presence of the enzyme phosphoglycerate kinase. Second, the enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase reduces 2 molecules of 1,3-bisphosphoglycerate to 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. 2 molecules of NADPH are used in this reaction. Thus, to fix 1 molecule of carbon dioxide to 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate, 2 ATP and 2 NADPH are utilized. 6 carbon dioxide molecules are necessary for the formation of 1 glucose molecule. Hence, let's calculate for 6 carbon dioxide molecules. 1 carbon dioxide molecule results in 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate molecules.
Hence, 6 molecules would yield 12 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Of these 12 molecules, 2 of them are used to make 1 molecule of glucose. The remaining 10 glyceraldehyde 3-phosphate molecules make up a total of 30 carbon atoms. These are involved in the regeneration of 6 molecules of ribulose bisphosphate, a 5-carbon compound, thus balancing the reaction. In the regeneration phase, 1 ATP molecule is utilized to form 1 RuBP. Hence, during the Calvin cycle, 1 carbon dioxide molecule needs 3 ATP molecules and 2 NADPH molecules for fixation. Therefore, the net utilization of energy for the formation of 1 glucose molecule would be 18 ATP and 12 NADPH molecules. So far, you have learnt about the Calvin cycle in C3 plants, where 3-PGA is the first product of carboxylation. Let's now study carbon fixation